दयानंद कुमार, लेक्चरर कॉमर्स, +2 हाई स्कूल गिरिडीह, आप लोगों के समक्ष पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ। हम लोग इसके पहले पढ़ाई को प्रारंभ करें, सर्वप्रथम इस कोरोना महामारी के दौरान आप लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन है और स्वस्थ होंगे, ये मेरी कामना है और मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे। बच्चों, हमने इसके पहले के एपिसोड में एनपीओ अर्थात नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अर्थात प्राप्ति एवं भुगतान खाता, उसके बाद हम लोग कुछ छोटे छोटे बेसिक टर्म्स जैसे कि मैच फंड, स्पोर्ट्स फंड, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, इन सब बातों का भी चर्चा कर दिया है। सब्सक्रिप्शन के बारे में इसके पिछले एपिसोड में भी मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया हूँ और मुझे विश्वास है कि उसमें आप लोगों को समझने में बहुत हद तक सहूलियत मिली होगी। अब आगे जो मुख्य टॉपिक इस एनपीओ का बच रहा है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अर्थात आय व्यय खाता और बैलेंस शीट अर्थात आर्थिक चिट्ठा। सबसे पहले हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की चर्चा करेंगे अर्थात आय व्यय खाते की, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन 12th में पूछा जाता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जैसा कि हम जानते हैं, इसका हिंदी में इसे हम आय व्यय खाते कहते हैं। आय व्यय खाता जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें आय एवं व्यय का लेखा किया जाता है। आय एवं व्यय किसका? एक गैर व्यापारिक संस्था का। चूंकि गैर व्यापारिक संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, अतः यह लाभ हानि खाते नहीं बनाता है, उसके स्थान पर यह आय व्यय खाते का निर्माण करता है। तो आय व्यय खाते से हम क्या समझते हैं, इसकी चर्चा पहले करेंगे और फिर उससे संबंधित प्रश्न पर भी हम लोग आएंगे। आय व्यय खाते गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा तैयार किया जाता है और यह ठीक उन्हीं सिद्धांतों पर बनाया जाता है जैसे कि लाभ हानि खाता, अर्थात जिस प्रकार व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा लाभ हानि खाते तैयार किया जाता है और जिन सिद्धांतों पर लाभ हानि खाते बनाए जाते हैं, उसी प्रकार गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा आय व्यय खाते का निर्माण किया जाता है। आय व्यय खाते में मुख्य रूप से हम आय तथा व्यय का लेखा करते हैं। आय और व्यय किस प्रकार के आय और व्यय का लेखा करते हैं, इसमें हम रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि जो आयकर प्रकृति की आय या व्यय अथवा लाभ या हानि है, उसी का लेखा हम इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पर अर्थात उपार्जन विधि पर तैयार किया जाता है। उपार्जन विधि किसको कहेंगे? जिस विधि के तहत हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अदद व्यय या फिर एक्रूड इनकम, उपार्जित आय का लेखा जोखा करते हैं।
एक्रूअल बेसिस होता है कि वो खर्च किस वर्ष से संबंधित है या जो आय है वो किस वर्ष से संबंधित है, उसके अनुसार उसका लेखा करना है। अगर कोई खर्च आगे के वर्षों से संबंधित है तो उसका हम लेखा करेंट ईयर में या जो हमारा करेंट अकाउंटिंग ईयर है उसमें उसको नहीं करेंगे। अर्थात अगर हमने कुछ एडवांस पेमेंट किया है तो उसे इस करेंट ईयर में या अकाउंटिंग ईयर में उसे हम घटा देते हैं। इस प्रकार अगर करेंट ईयर में चालू वर्ष में कुछ खर्चे बाकी रह गए, आउटस्टैंडिंग रह गए हैं, तो उसे भी हम क्या करेंगे, संबंधित एक्सपेंस से जोड़ देंगे। क्योंकि एक्रूअल कंसेप्ट करता है कि वो खर्च अगर किसी पर्टिकुलर ईयर से संबंधित है और उसका भले ही हम कैश में पेमेंट ना किए हों लेकिन उसका लेखा इसी करेंट ईयर में या अकाउंटिंग ईयर में किया जाना है। तो आज हम लोग इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आगे और कुछ विशेष बातों का चर्चा करेंगे। अगर हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की विशेषताओं की बातें करें तो यह एक नाम मात्र खाता है, मतलब नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट इसे क्यों कहा गया? क्योंकि यह लाभ हानि खाते के समान तैयार किया जाता है और लाभ हानि का संबंध या इनकम और एक्सपेंडिचर का संबंध नॉमिनल अकाउंट से होता है। अतः इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट कहा गया है, नाम मात्र का खाता कहा गया है। दूसरा, यह लाभ हानि खाते के समान तैयार किया जाता है, जिसकी चर्चा अभी हम कर चुके हैं। इसके डेबिट पक्ष में समस्त आयगत व्ययों यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आयगत व्यय का लेखा एवं हानियों का लेखा किया जाता है। यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट पक्ष में सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और लॉस, रेवेन्यू लॉस का लेखा हम लोग इसमें करते हैं। इसके क्रेडिट पक्ष में सभी आयगत आयों यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम सभी रेवेन्यू, इनकम और प्रॉफिट्स का लेखा करते हैं। इसके बाद अगर इसकी विशेषताओं की बात करें, इस खाते को उपार्जन विधि पर तैयार किया जाता है। एक्रूअल बेसिस पर बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक्रूअल बेसिस की चर्चा भी हम किए इसमें, यानी कि अगर कोई खर्च करेंट ईयर से संबंधित है, करेंट अकाउंटिंग ईयर से संबंधित है, तो उसका लेखा हमको करेंट ईयर में ही कर लेना है। इसके बाद इस खाते में पूंजीगत मदों का लेखा नहीं किया जाता है, अर्थात इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई भी कैपिटल आइटम्स का लेखा नहीं होता है। कैपिटल आइटम्स का लेखा हमेशा बैलेंस शीट में किया जाता है। इस खाते के क्रेडिट पक्ष, इस खाते का क्रेडिट पक्ष डेबिट पक्ष से अधिक हो, अर्थात यानी कि अगर हमारा क्रेडिट पक्ष जो है वो डेबिट पक्ष से अधिक होगा तो जो अंतर की राशि होगी वह सरप्लस अर्थात बचत कहलाएगा। और यदि डेबिट पक्ष क्रेडिट पक्ष से अधिक हो, अर्थात अगर डेबिट साइड हमारा जो है बैलेंस इनकम एक्सपेंडिचर का वो अधिक है क्रेडिट पक्ष से, तो अंतर की राशि डेफिसिट या कमी कहलाती है। इसमें रोकड़ तथा गैर रोकड़ अर्थात कैश और नन कैश। कैश आइटम मतलब जहां कैश इन्वॉल्व होता है, जैसे कि हमने सैलरी पेड किया, रेंट पेड किया, वेजेस पेड किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया, ये सब हमारा क्या है, कैश एक्सपेंस, जहां पर कैश हम दे रहे हैं। और गैर रोकड़ नन कैश, नन कैश का मतलब जहां कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, जैसे कि डेप्रिसिएशन, जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस राइट ऑफ या कोई भी एक्सपेंस का राइट ऑफ जब करते हैं, है ना, तो इसमें रोकड़ तथा गैर रोकड़ कैश और नॉन कैश
दोनों ही मदों का लेखा किया जाता है, इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस तरह से अभी हमने यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डिफिनेशन, उसका अर्थ और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की विशेषताओं के बारे में जाना। अब आगे हम लोग इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कैसे तैयार किया जाता है उसका फॉर्मेट को जानेंगे। उसके बाद उससे संबंधित विभिन्न प्रश्नों को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट अब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट के बारे में चर्चा करूंगा। बच्चों, अब हमारे पास जो बोर्ड में यहाँ पर दिख रहा है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का लेजर हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ डैश डैश, मतलब जो भी हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन संस्था का नाम होगा वो लिखेंगे, और फिर फॉर द ईयर एंडिंग 31 या जो भी हमारा अकाउंटिंग का इनका पीरियड होगा। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। सबसे पहले अगर हम एक्सपेंडिचर साइड की बात करें तो टू एक्सपेंसेस पेड, यानी कि कोई भी एक्सपेंस, पर्टिकुलर एक्सपेंस, वो सैलरी हो, रेंट हो, वेजेज हो, जो पेड हम किए हैं उसको लेंगे, प्लस उसमें से कुछ अगर हमारा एडजस्टमेंट होगा तो इसके अनुसार करेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड, यानी कि करेंट ईयर, करेंट अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो आउटस्टैंडिंग रहा उस पर्टिकुलर एक्सपेंस का उसको जोड़ देंगे, प्लस प्रीपेड इन द बिगिनिंग, यानी कि बिगिनिंग में जो हमारा प्रीपेड था वो एक्सपेंस, या कह सकते हैं कि वो जिसका हम लोगों ने पिछला साल ही एडवांस के रूप में पेमेंट कर दिया था, उस एक्सपेंस को भी यहाँ जोड़ेंगे, क्योंकि पिछला साल अगर कोई एडवांस एक्सपेंस हमने पेड किया है तो वो इस साल के लिए वो एक्सपेंस था, तो अतः इसको जोड़ा जाएगा। माइनस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, मतलब अगर पिछले साल आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंस था जिसका पेमेंट इस साल हमने किया, तो चूंकि वो एक्रूअल बेसिस के आधार पर वह खर्च पिछले साल का ही था, भले ही कैश हमने इस साल पेमेंट किया, तो उसे भी हमने यहाँ पर घटाना पड़ेगा, क्योंकि कैश हमने इस साल पेड किया मगर वो खर्च हमारा पिछले साल का था, अतः उसे भी हमें माइनस करना होगा। माइनस प्रीपेड एट द एंड, यानी कि करेंट ईयर में जो हमने प्रीपेड या एडवांस में एक्सपेंस पेड किया है उसे हम लोग प्रीपेड करते हैं, क्योंकि वो अगर हम करेंट ईयर में एडवांस किए हैं, प्रीपेड एक्सपेंस पेमेंट किए हैं, तो वो चूंकि आगे के वर्षों से संबंधित है, आगे के वर्षों का खर्च है, अतः वो इस करेंट ईयर में यहाँ माइनस हो जाएगा। इसके बाद टू रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, टू ऑडिट फी, टू ऑनरियम, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंश्योरेंस, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर्स, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ये सारे जो एक्सपेंस है वो हमारा एक्सपेंडिचर साइड में आएगा, और ये सभी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसके बाद और एक्सपेंडिचर की बात करें तो टू एडवर्टीजमेंट, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, टू बार एक्सपेंस, चैरिटी, टू सन्ड्री एक्सपेंस। अर्थात इसके बावजूद भी अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है तो उसे हम आगे और लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम इनकम साइड की बात करें तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का नंबर आता है, तो बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, यानी कि करेंट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन हमें प्राप्त हुआ है उसे पहले लिखेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड, मतलब करेंट ईयर में सब्सक्रिप्शन जो बकाया रहा करेंट ईयर का उसे हम जोड़ेंगे, प्लस एडवांस एट द बिगिनिंग, अर्थात
बिगिनिंग मतलब वर्ष, इस अकाउंटिंग ईयर के प्रारंभ में जो हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन था, अर्थात वो पिछला साल ही एडवांस हमें प्राप्त हुआ था, पिछले अकाउंटिंग ईयर में प्राप्त हुआ था एडवांस के रूप में, परंतु चूंकि वो इस साल का इनकम है अतः उसे हमें यहाँ जोड़ना होगा। माइनस एडवांस एट द, मतलब इस साल जो एडवांस प्राप्त हुआ वो चूंकि आगे के वर्षों का इनकम है उसे हमें माइनस करना होगा। माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, अर्थात बिगिनिंग में जो सब्सक्रिप्शन हमारा आउटस्टैंडिंग था, चूंकि बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग था और यानी कि वो पिछले साल का ही बकाया था और कैश हमें इस साल प्राप्त हुआ है, अतः इसे भी हमें यहाँ पर माइनस करना होगा। चूंकि वो बकाया पिछला साल का था, कैश हमें इस साल प्राप्त हुआ, लेकिन चूंकि पिछले साल का बकाया था तो इनकम भी पिछला साल का ही है, अतः उसे भी माइनस करना होगा। इसके बाद बाय एंट्रेंस फी, बाय जनरल डोनेशन, बाय मेंबरशिप फी, रेवेन्यू पोर्शन, अगर मेंबरशिप फी का कुछ रेवेन्यू पोर्शन है तभी हमारा इसमें इधर हमारा इनकम साइड में आएगा। बाय लोकर्स रेंट, बाय इनकम फ्रॉम लेक्चर, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय डिविडेंड ऑन शेयर्स, बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ये सभी जो हम देख रहे हैं इनकम, ये हमारा सारा रेवेन्यू इनकम है और रेवेन्यू इनकम ही हमारा इनकम साइड में आता है। कैपिटल इनकम से यहाँ पर हमारा कोई लेना देना इनकम एक्सपेंडिचर का नहीं है। और रेवेन्यू इनकम की बात करें तो बाय रेंट ऑफ हॉल, बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स, बाय सेल ऑफ टिकट्स, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बाय मिसलेनियस रिसीट्स, और इसके अलावे भी अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कुछ रेवेन्यू इनकम हो तो उसे भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस, अगर हमारा डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है तो क्या कहलाएगा? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम हमारा चूंकि इधर डिफरेंस आ रहा है अर्थात क्रेडिट साइड हमारा इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर की तुलना में, तो ये हमारा कहलाएगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और ये या फिर सरप्लस। अगर हमारा इधर डिफरेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है तो कहलाएगा जस्ट इसका उल्टा, रिवर्स, बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, जिसको हम लोग डेफिसिट या कमी भी कहते हैं। इस तरह से हमारा ये फॉर्मेट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, और जो सभी बातें हैं इसका चर्चा मैं कई बार कर चुका हूँ, पिछले एपिसोड में भी कर चुका हूँ। तो इसके बाद जब हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट को क्लियर कर लिए, अब इससे संबंधित कुछ सम्स को हम लोग बनाएंगे, कुछ डिफरेंट सम्स जो है इनकम एक्सपेंडिचर का, इसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में चर्चा किया था, फिर हम लोगों ने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में चर्चा किया और स्पेसिफिक फंड के बारे में चर्चा किया, सब्सक्रिप्शन के बारे में चर्चा किया। अब आगे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डिटेल में जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब भी हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की चर्चा करते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से पहले हमें रिसीट और पेमेंट अकाउंट को पूरा क्लियर समझना पड़ेगा, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। रिसीट और पेमेंट अकाउंट में मुख्य रूप से जो हमें जानना है वह है कौन कौन से आइटम्स कैपिटल रिसिप्ट हैं, कौन कौन से रेवेन्यू रिसिप्ट हैं, कौन कौन से कैपिटल पेमेंट्स हैं, कौन कौन से रेवेन्यू पेमेंट्स हैं। यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर बनाने से पहले हमें कैपिटल पेमेंट्स, रेवेन्यू पेमेंट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में बेहतर तरीके से समझना आवश्यक है। इसको समझे बिना हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बना सकते। और मैं इसके बारे में
डिटेल में बताया भी हूँ पूर्व के एपिसोड्स में कि कैपिटल पेमेंट्स क्या है, कैपिटल पेमेंट्स में कौन से आइटम आते हैं, रेवेन्यू पेमेंट्स क्या है, रेवेन्यू पेमेंट्स में कौन से आइटम आते हैं। आगे हम लोग अगर कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट्स के बारे में और कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट के बारे में अगर क्लियर हो गए हों तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में हमें सुविधा होती है। आज हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो मैं बताऊंगा उसमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू पेमेंट्स का लेखा किया जाता है और जो भी कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स होते हैं उसका लेखा बैलेंस शीट में हम लोग करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस को क्लियर कर लें, सॉल्व करके अब उसमें जो डाउट है उसको क्लियर कर लेंगे और पुनः हम लोग बैलेंस शीट में फिर आगे आएंगे। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से संबंधित कुछ सवाल बताऊंगा। इसमें एक सवाल जो है जिसे मैं पढ़ता हूं, एक सवाल है फ्रॉम द फॉलोइंग receipts and payments account prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019। यानी कि ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 31 मार्च 2019 ईयर एंडिंग के समय का दिया हुआ है और इससे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इसमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो मुख्य बातें इसमें हैं, रिसीट्स उसमें है टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। इसके बाद टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग के लिए डोनेशन प्राप्त हुआ। यानी कि हम ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि एक कॉलेज है और उसमें एक लाइब्रेरी बन रहा हो या उसमें एक हॉल बन रहा हो जिसके लिए डोनेशन प्राप्त हो, तो ये डोनेशन फॉर बिल्डिंग जो है एक तरह ये स्पेशल पर्पस है और कोई भी स्पेशल पर्पस जो डोनेशन होता है वह कैपिटल रिसीप्ट होता है, जिसकी चर्चा मैं पूर्व में भी कर चुका हूं। इसके बाद है टू सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट, चंदा प्राप्त हुआ। चंदा चूंकि हम जानते हैं गैर व्यापारिक संस्था को चंदा प्राप्त होते रहती है, यह एक रेवेन्यू रिसिप्ट है। इंट्रेंस फी रेवेन्यू रिसिप्ट है। टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को हम लोगों ने बेचा, यह भी एक मिसलेनियस रिसिप्ट है और यह भी हमारा रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू रिसिप्ट। इसके बाद पेमेंट साइड में बाय सेक्रेटरी ऑनरेरियम, यानी कि सेक्रेटरी को दिया गया मानदेय। ऑनरेरियम होता क्या है बच्चों, इसे हमें समझना होगा। ऑनरेरियम जैसे कि कोई भी गैर व्यापारिक संस्था अगर किसी दूसरे विभाग से या किसी दूसरे व्यक्ति की सेवा ले रहे हैं जो उस गैर व्यापारिक संस्था के कर्मचारी नहीं है और उनकी सेवा के बदले अगर उन्हें कुछ राशि या मानदेय दिया जाता है तो वह ऑनरेरियम कहलाता है। सैलरीज पेमेंट साइड में हमारा बाय सैलरीज है, बाय रेंट है, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, बाय इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं भी हमने पैसा संस्था का इन्वेस्ट किया, ये हमारा कैपिटल पेमेंट है। बाय रिपेयर्स, बाय वेजेस और फिर अंत में बाय बैलेंस शीट, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, ये दिया हुआ है। नीचे कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी है। इस अदर इंफॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर का या करेंट ईयर का रेंट बकाया है
वो है 500। इसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन, यानी कि कुछ सब्सक्रिप्शन जो है वो एडवांस में प्राप्त हुआ है। एडवांस का अर्थ है कि वह आगे के अकाउंटिंग ईयर से संबंधित है, जो हमें इस साल ही प्राप्त हो गया है, एडवांस सब्सक्रिप्शन। और एंट्रेंस फी इज रेवेन्यू इनकम, यहाँ पर लिख दिया गया है कि एंट्रेंस फी को रेवेन्यू इनकम मानना है। ऐसे भी अगर ये नहीं भी लिखा रहे, हम लोग बेसिकली एंट्रेंस फी को रेवेन्यू इनकम ही ट्रीट करते हैं और उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में इसे हम लोग लिखते हैं। अब इन सारी इंफॉर्मेशन से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो हम लोग देखते हैं इस रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट तथा अदर इंफॉर्मेशन या एडिशनल इंफॉर्मेशन से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाए। सबसे पहले बच्चों हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट खींचना होगा। तो देखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग कैसे इसका फॉर्मेट को बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और अगर कोई संस्था का नाम हो तो उसे लिख देंगे संस्था का नाम नहीं हो हम लोग यहाँ इसको डैश डैश कर देंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ डैश डैश नीचे फॉर द ईयर ending 31st मार्च 2019। इस तरह से इसका हम लोग हेडिंग लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। इधर हम लोग लिखेंगे एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। इस तरह से हमारा यह फॉर्मेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बन गया। एक्सपेंडिचर साइड में हमें ध्यान देना है, इस जो प्रश्न हमने अभी पढ़ा उसमें जितने भी रेवेन्यू पेमेंट्स हैं उसको ध्यान रखना होगा। कैपिटल पेमेंट्स का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ हमें सिर्फ रेवेन्यू पेमेंट्स का ध्यान में रखना होगा। तो एक्सपेंडिचर में मुख्य रूप से जो है वह इसमें बाय मैप सेक्रेटरी ऑनरेरियम, सैलरीज है, रेंट है, प्रिंटिंग, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, रिपेयर्स, वेजेस। तो सबसे पहले हम लोग 2 में पेमेंट साइड में लिखेंगे टू सेक्रेटरीज ऑनरेरियम।
सेक्रेटरी ऑनरियम 5000। इसके बाद पेमेंट रिसिप्ट और पेमेंट साइड में हमारा पेमेंट में है 2 में सैलरीज, 2 सैलरीज है 13,000, उसे हम लोग लिख देंगे 2 सैलरीज। इसके बाद 2 रेंट, रेंट है 1200 रुपया, यानी कि 1200 रुपया रिसीट और पेमेंट अकाउंट्स में जो है इसका मतलब 1200 रुपया रेंट पेड किया गया है। और नीचे अदर इंफॉर्मेशन में है आउटस्टैंडिंग रेंट 500, यानी कि इस करेंट ईयर का रेंट बकाया है 500, उसे हम लोग जोड़ देंगे। ये पूर्व में भी हमने इनकम एक्सपेंडिचर में उसके रूल्स में बताया हुआ हूँ, तो प्लस हो जाएगा इसमें आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट इसमें दिया हुआ है 500। इस तरह से रेंट प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट, क्योंकि यह करेंट ईयर से संबंधित है और इनकम एक्सपेंडिचर भी हमारा एक्रूअल बेसिस पर बनता है, इसलिए जो भी करेंट ईयर से संबंधित एक्सपेंडिचर है या इनकम है उसका हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग रेंट यानी कि करेंट ईयर का रेंट हमारा बकाया है, उतना हम लोगों ने यानी कि 1200 रुपया जो है वो रेंट पेड कर दिया है। 500 रुपया करेंट ईयर का हमने अभी फिलहाल पेमेंट नहीं किया है करेंट ईयर का, अतः लेकिन चूंकि वो ड्यूरिंग द ईयर का या करेंट ईयर का खर्च है इसलिए उसे हमें यहाँ जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 400। इसके बाद इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा क्योंकि वो एसेट्स है और पेमेंट्स के रूप में अगर हम कहें वो कैपिटल पेमेंट्स है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। इसके बाद रिपेयर्स, रिपेयर्स को हम लोग लिखेंगे वो है 800 रुपये। रिपेयर्स के बाद वेजेस, वेजेज है 1200। इसके बाद बैलेंस शीट यानी कि क्लोजिंग कैश बैलेंस है, इसका भी इनकम एक्सपेंडिचर में कोई लेखा नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग इनकम साइड में। इनकम साइड में डोनेशन फॉर बिल्डिंग दिख रहा है। सबसे पहले तो ओपनिंग कैश बैलेंस, वो भी हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में उससे कोई मतलब नहीं है, वो रिसीटेड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस है। इसके बाद 2 डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग पेमेंट रिसिप्ट तो हुआ है, लेकिन यह किस प्रकार का रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि स्पेशल पर्पस डोनेशन है, ये भी हमारा इनकम में नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, सब्सक्रिप्शन हमारा चंदा जो है वो गैर व्यापारिक संस्था को प्राप्त होते रहता है, तो ये हमारा रेवेन्यू इनकम है, इसको लेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो करेंट ईयर में प्राप्त हुआ है वो है 28,000। इससे संबंधित कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी नीचे दी गई है और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है एडवांस सब्सक्रिप्शन, यानी कि कुछ सब्सक्रिप्शन जो है करेंट ईयर में जो प्राप्त हुआ है ये 28,000। इस 28,000 में नीचे अदर इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि इसमें 3,000 रुपये जो है वो एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस का मतलब हमें करेंट ईयर में तो प्राप्त हुआ है लेकिन वो आगे के वर्षों से संबंधित है, तो चूंकि वो आगे के वर्षों से संबंधित है और वह इस करेंट ईयर का इनकम नहीं है, इसलिए इसे हमें यहाँ
माइनस कर रहा हूँ, तो माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन 3000। अगर इसे घटा दें तो 25,000। इसके बाद इंटरेस्ट फी, ये भी हमारा रेवेन्यू इनकम है। हालांकि नीचे इंफॉर्मेशन में भी दे दिया है इंटरेस्ट फी इज रेवेन्यू इनकम, तो हम लोग इसको लिखते हैं बाय इंटरेस्ट फी 3000। इसके बाद है टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये भी मिसलेनियस रिसिप्ट्स है। और मिसलेनियस रिसिप्ट्स क्योंकि छोटे मोटे आइटम्स हैं, इसे भी हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट्स ही मानते हैं, और ये भी हमारा रेवेन्यू इनकम है। तो बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ये है 900, लिख दिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से संबंधित जो भी आइटम्स थे सारा का लेखा यहाँ पर हो चुका है, और जो भी अदर्स इंफॉर्मेशन थे उसका भी हमने लेखा कर दिया। अदर इंफॉर्मेशन में यहाँ पर एक आउटस्टैंडिंग रेंट था जिसको हम लोगों ने रेंट में जोड़ दिया है, और एडवांस सब्सक्रिप्शन था क्योंकि वो आगे के ईयर से संबंधित है, अतः उसे हमने माइनस कर दिया है। और तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है इंटरेस्ट फी रेवेन्यू इनकम, उसे रेवेन्यू इनकम मानना है, उसे हमने रेवेन्यू इनकम मान लिया है। तो इस तरह से सारा जो आइटम्स है रिसीट और पेमेंट अकाउंट का में जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से संबंधित था उसको हमने लिख दिया। अब सारा आइटम्स लिखने के बाद, संबंधित आइटम्स को लिखने के बाद अब इसका हम लोग बैलेंसिंग करेंगे और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहले इधर हम लोग क्रेडिट साइड इसमें जोड़ देते हैं। $28,900 और इधर का जो डिफरेंस है 28,900 में घटा देंगे हम लोग 7, 4, 11, 8, 19 और 2, 21, 1 हाथ में 2, 15, 5, 20, 21 और 1, 22। इस तरह से इसमें जो डिफरेंस बचता है वो है 6,800। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 6,800। और इस तरह से हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ये बन गया। बच्चों ये जो सवाल है इसमें मुख्य रूप से जो हमें बाद में ध्यान में रखना है वो है कि कोई भी आउटस्टैंडिंग या एडवांस आइटम जो है अगर वो करेंट ईयर से संबंधित नहीं है तो नियमानुसार उसे हमें ऐड या लेस करना पड़ सकता है, जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं।
यहाँ पर बाकी जो भी आइटम्स हैं, सेक्रेटरी डोनेरियम, सैलरीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट, रिपेयर्स, वेजेज, ये सभी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर कंफ्यूजन हो कि कौन सा आइटम रेवेन्यू है कहीं कहीं कुछ बातों में, तो इसके लिए हमने पहले भी इसका रूल्स फॉर्मेट दिखाया है कि कौन कौन सा आइटम हमारा रेवेन्यू है, कौन कौन सा कैपिटल है। इन सारी बातों का हमने पहले भी जिक्र किया है। उससे भी आप देख करके अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं और इस तरह से हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। आगे हमें कुछ सवाल और इनकम एक्सपेंडिचर का हम देखेंगे ताकि कुछ कन्फ्यूजन्स अगर हो तो आगे क्लियर किया जा सके। बच्चों, अभी हमने पिछला सवाल देखा, अब आगे एक सवाल और हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो कुछ इससे डिफरेंट है उसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले मैं सवाल को पढ़ता हूँ। इसमें जो मुख्य बातें हैं इस प्रश्न में वह है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड फर्दर इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इसमें रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। रिसिप्ट साइड में टू बैलेंस विधि यानी कि ओपनिंग कैश बैलेंस, इसके बाद टू डोनेशन यानी कि दान, टू सब्सक्रिप्शन चंदा, टू इंडोमेंट समर्पित निधि, टू लेगेसीज वसीयत, टू इंटरेस्ट ब्याज जो मिला हमें इन्वेस्टमेंट पर जो ब्याज हमें प्राप्त होता है। इसके बाद पेमेंट साइड में हमारा है बाय चैरिटीज यानी कि दान हमने दिया है दूसरे संस्था को। इसके बाद सैलरीज वेतन दिया है। रेंट फॉर 9 मंथ्स 9 महीने का किराया पेमेंट किया है। बाय प्रिंटिंग में खर्च हुआ है। पोस्टेज डाक में खर्च हुआ है। एडवर्टीजमेंट विज्ञापन पर खर्च हुआ है। बाय इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने विनियोग किया है। और बाय बैलेंस शीट यानी कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, ये हमारा रिसीट और पेमेंट अकाउंट में है। नीचे कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी है जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और वह जो इंफॉर्मेशन है इसमें लिखता है ट्रीट हाफ ऑफ द डोनेशन एंड लेगेसीज एज इनकम, यानी कि डोनेशन का जो आधा हिस्सा है और लेगेसीज का वह इनकम के रूप में ट्रीट करना है। इनकम का मतलब होता है यहाँ पर रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू इनकम इसको मानना है। तो जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन रहेगा उसे हमें ध्यान में रखते हुए प्रश्न को हल करना पड़ेगा। आगे इसमें अगर हम देखें तो लिखता है एंडोमेंट इज ऑल कैपिटल, समर्पित निधि जो है उसे पूरा कैपिटलाइज करना है या कैपिटल इनकम मानना है। अगर नहीं भी लिखा रहेगा इंडोमेंट फंड के बारे में तो बच्चों उसे हम कैपिटल इनकम ही ट्रीट करेंगे, यानी कि जो भी कैपिटल इनकम होगा उसका संबंध कहाँ से होगा, बैलेंस शीट से। इसके बाद आगे इसमें लिखता है 300 वेयर ओइंग फॉर सैलरीज, यानी कि 300 रुपया वेतन के लिए बकाया है। तो कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर जो है वो करेंट ईयर से जो संबंधित होता है उसे हम लोग जोड़ेंगे
जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में भी देखा है। एंड ₹50 फॉर प्रिंटिंग, और 50 रुपये प्रिंटिंग का भी बकाया है एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि करेंट ईयर के में 50 रुपये का प्रिंटिंग और 300 रुपये का सैलरी बकाया है। आगे इसमें है ₹250 पेड फॉर एडवर्टीजमेंट इन एडवांस फॉर द कमिंग ईयर, यानी कि एडवर्टीजमेंट के लिए हमने एडवांस पेमेंट किया है, जो कमिंग ईयर मतलब आने वाले वर्षों से संबंधित है, यानी कि वो करेंट ईयर से संबंधित नहीं है। और कोई भी एडवांस या प्रीपेड एक्सपेंस को हम लोग यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर बनाते समय क्या करेंगे, उसे माइनस कर देंगे, क्योंकि हर हालत में हमको करेंट ईयर से जो संबंधित होगा उस पर ही हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इन सारी बातों के बाद अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। मैं एक एक आइटम को पढ़कर पुनः डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोग ध्यान से इस प्रश्न को देखें। सबसे पहले हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट खींचेंगे। हेडिंग हम लोग उसी प्रकार से लिखेंगे जो पूर्व के हम लोग प्रश्नों में देखे हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, अगर संस्था का नाम हो तो लिखेंगे, नहीं तो डैश डैश कर देंगे। नीचे डेट लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। यहाँ एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट। इस तरह से बच्चों हमने फॉर्मेट पुनः खींच दिया है। अब इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले इसमें जो बातें हैं वो रिसीट और पेमेंट अकाउंट से देखते हैं। तो पेमेंट साइड में, क्योंकि एक्सपेंडिचर का संबंध पेमेंट साइड से है, इसमें सबसे पहले है चैरिटीज, दान। चैरिटीज जो है यह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू चैरिटीज। चैरिटीज हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 14,500, चैरिटीज हमने लिख दिया। इसके बाद सैलरीज है, वो है 2600, टू सैलरीज 2600। सैलरी से कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है जो हमने पहले पढ़ा है। वो लिखता है ₹300 वेयर ओइंग फॉर सैलरी, यानी कि 300 रुपया सैलरी का करेंट ईयर में बकाया है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि वो करेंट ईयर का एक्सपेंस है। तो प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरीज।
ये आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 300 जोड़ दिए 2900 सैलरी हो गया। इसके बाद रेंट लिखता है पेमेंट साइड में बाय रेंट फॉर 9 मंथ्स, यानी कि 9 महीने का किराया पेड किया गया है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी अकाउंटिंग ईयर नॉर्मली 12 महीने का होता है और यहाँ पर 9 महीने का किराया पेमेंट हुआ है। इसका मतलब है कि 3 महीने का किराया करंट ईयर में वह जो है सो बकाया है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो रेंट पेड हुआ है उसे लिख लेते हैं। तो टू रेंट फॉर 9 मंथ्स और 9 महीने का जो किराया पेमेंट हुआ है वह है 1200। और इसमें क्या करना होगा, 3 महीने का जो किराया पेमेंट नहीं हुआ है अर्थात जो बकाया है उसे हम लोग जोड़ेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने का यानी कि किराया हमें इसमें ऐड करना होगा जो बकाया। अब बच्चों ये 3 महीने का किराया कैसे निकाला जाएगा, तो क्योंकि ये जो किराया 9 महीने का पेमेंट हुआ है वो है 1200 रुपया, है ना। तो अगर हमें आउटस्टैंडिंग रेंट का वर्किंग करना हो, आउटस्टैंडिंग रेंट, तो 1200 रुपये का रेंट ये 9 मंथ्स का है। 1200 रुपये का जो रेंट है वो 9 मंथ्स का है। 3 महीने का बकाया है, इसको हम लोग 3 से इंटू कर देंगे। 1200 बटे 9 क्योंकि 9 मंथ्स का था, डिवाइड कर दिए। इससे क्या हुआ कि 1 मंथ्स का निकल गया और उसके आधार पर हमें 3 मंथ्स का बकाया निकालना है तो 3 से इसको गुना कर देंगे। 3 3 9 300 के 12, यानी कि निश्चित तौर पर जो आउटस्टैंडिंग रेंट निकलेगा 3 मंथ्स का वो कितना निकलेगा 400। इस 400 को हम लोग जोड़ देंगे और इस तरह से हमारा रेंट हो गया 1600 रेंट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रिंटिंग है 300, इसे हम लोग लिखेंगे टू प्रिंटिंग 300। प्रिंटिंग से ही हमारा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो प्रिंटिंग को पहले इनर कॉलम में लिख लेंगे 300। इसमें लिखता है ₹50 फॉर प्रिंटिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि बकाया जो था वो 300 रुपये सैलरी का और 50 रुपये प्रिंटिंग का। तो प्रिंटिंग 300 प्लस आउटस्टैंडिंग ये है 50 जोड़ देंगे। तो इस तरह से प्रिंटिंग टोटल हो गया 350। प्रिंटिंग के बाद पोस्टेज है 100 रुपया, टू पोस्टेज। पोस्टेज 100। पोस्टेज के बाद एडवर्टीजमेंट है, लिखेंगे क्योंकि एडवर्टीजमेंट भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एडवर्टीजमेंट है 1000 और नीचे एडवर्टीजमेंट के बारे में भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वह है ₹250 पेड फॉर एडवर्टीजमेंट इन एडवांस फॉर द कमिंग ईयर, यानी कि 250 रुपये का जो हमारा एडवर्टीजमेंट है वह आगे के वर्षों से संबंधित है, तो इसे हम लोग यहाँ माइनस कर देंगे, माइनस एडवांस। ये है 250 रुपये, 250
माइनस कर देंगे, इस तरह से हमारा वो बच गया 750। एडवर्टीजमेंट के बाद है इन्वेस्टमेंट, वह इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा नहीं है। फिर बैलेंस शीट यानी कि क्लोजिंग कैश बैलेंस भी नहीं आएगा। अब आगे हम लोग आते हैं इनकम साइड में। इनकम साइड में सबसे पहले डोनेशन बाय डोनेशन। डोनेशन के बारे में नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, ट्रीट हाफ ऑफ द डोनेशन एंड लेगेसीज एज इनकम, यानी कि डोनेशन का आधा ही इनकम मानना है। यानी कि अगर इसमें कोई भी एडिशनल बातें नहीं होती तो हम लोग पूरा डोनेशन को इनकम मानते, जब तक कि कोई स्पेशल पर्पस उसमें जुड़ा हुआ ना हो। डोनेशन को रेवेन्यू इनकम माना जाता है, लेकिन जब कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देगा तो एडिशनल इंफॉर्मेशन के आधार पर ही हमें अकाउंटिंग को करना है। तो इसमें लिखता है ट्रीट हाफ ऑफ द डोनेशन एंड लेगेसी एज इनकम, यानी कि डोनेशन और लेगेसीज के आधे हिस्से को ही इनकम मानना है। इनकम मतलब यहाँ पर रेवेन्यू इनकम। तो हम लोग हाफ ले लेंगे। डोनेशन टोटल है 8000, यहाँ लिख सकते हैं बाय डोनेशन 8000 इंटू 1/2। तो इस तरह से हमारा डोनेशन का जो इनकम आया 4000। इसके बाद डोनेशन के बाद सब्सक्रिप्शन है, रेवेन्यू इनकम है बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन ये है 4000। सब्सक्रिप्शन के बाद है इंडोमेंट, समर्पित निधि। इंडोमेंट जैसा कि हम पहले भी इसका चर्चा कर चुके हैं कि जब कोई व्यक्ति कुछ वसीयत उपहार के रूप में या उपहार के रूप में कुछ संपत्ति हमें प्राप्त होता है या अपने संपत्तियों को वो समर्पित कर देता है उपहार के रूप में किसी गैर व्यापारिक संस्था को, तो वह धन इंडोमेंट कहलाता है। तो इंडोमेंट जो है वो चूंकि बार बार कोई भी हमें संपत्ति को प्राप्त नहीं होगा, वो एक ही बार होता है, अतः ये हमारा कैपिटल इनकम, इसे हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेंगे इसे। तो इंडोमेंट यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। इसके बाद लेगेसीज। लेगेसीज के बारे में भी वसीयत का, जब कोई व्यक्ति अपना वसीयत गैर व्यापारिक संस्था को दे देता है तो वह वसीयत भी हमारे लिए कैपिटल इनकम है, क्योंकि लेगेसी या वसीयत बार बार प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन कभी कभी लेगेसीज के बारे में अगर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख दे तो फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन के अनुसार ही हमें चलना होगा। ऐसे जब कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं हो तो लेगेसीज को हम लोग कैपिटल इनकम ही मानते हैं। और अगर लेगेसीज को रेवेन्यू इनकम ही मानना है, अगर छोटा आइटम्स है, कम रकम का है और उसे रेवेन्यू इनकम ही मानना है तो फिर उसे हम मान सकते हैं, परंतु उसे नोट में क्लियर कर देना होगा कि लेगेसीज को रेवेन्यू इनकम माना गया है। लेगेसीज शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। तो यहाँ पर लेगेसीज के बारे में स्पष्ट कर दिया है कि आधा जो हाफ ऑफ द लेगेसीज जो है उसे रेवेन्यू इनकम मानना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय लेगेसीज लेगेसीज। यहाँ पर लेगेसीज है 6000, हाफ कर देंगे, यानी कि 3000 जो है लेगेसीज का वह रेवेन्यू इनकम मानना है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारे लिए रेवेन्यू इनकम है बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है 9700। नीचे का जो एडिशनल इंफॉर्मेशन था, ट्रीट हाफ ऑफ द डोनेशन
एंड लेगेसीज एज इनकम। डोनेशन का आधा और लेगेसीज का आधा, ये रेवेन्यू इनकम मानना है। हमने दोनों का आधा जो है हाफ है उसे रेवेन्यू इनकम के रूप में लिया है। इसके बाद है इंडोमेंट इज ऑल कैपिटल। समर्पित निधि जो है वो टोटल कैपिटल इनकम है, वो लिख भी दिया है। नहीं भी लिखा रहेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो इंडोमेंट को हम लोग कैपिटल इनकम ही मानेंगे और उसका लेखा बैलेंस शीट में होगा। ₹300 वेयर ओइंग फॉर सैलरीज। 300 रुपया सैलरी का बकाया था, हम लोगों ने सैलरी में 300 रुपया जोड़ दिया है ना। इस तरह से हमारा सैलरी का कंसेप्ट क्लियर हो गया। एंड 50 फॉर प्रिंटिंग, और 50 रुपये प्रिंटिंग का भी बकाया था तो प्रिंटिंग में हमने 50 रुपया उसे जोड़ दिया। आगे इसमें था 250 पेड फॉर एडवर्टीजमेंट इन एडवांस फॉर द कमिंग ईयर, यानी कि 250 रुपया जो एडवर्टीजमेंट का पेमेंट हुआ है वो आगे के वर्षों से संबंधित है, इसलिए हमने क्या किया, उस एडवांस या प्रीपेड इसको हम लोग कर सकते हैं एक्सपेंस को हम लोगों ने उसे घटा दिया है। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट जिससे संबंधित है उसमें हम लोग उसको घटा देते हैं। और रिसीट और पेमेंट अकाउंट में जो भी बातें थी सारे का लेखा हो चुका है। जैसे कि डोनेशन के बारे में था, डोनेशन हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, इंडोमेंट कैपिटल इनकम है, लेगेसीज के बारे में हो गया, इंटरेस्ट हो गया। इधर एक्सपेंडिचर साइड में चैरिटी, सैलरीज, रेंट के बारे में जो कि 9 मंथ्स का था, 3 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग था, उससे हम लोगों ने जोड़ा है। इसके बाद प्रिंटिंग, पोस्टेज, एडवर्टीजमेंट, इन सारी एक्सपेंडिचर का भी लेखा हम लोगों ने इनकम एक्सपेंडिचर में कर दिया है। इन्वेस्टमेंट क्योंकि वो कैपिटल पेमेंट है और वो एसेट्स है, वो बैलेंस शीट में आएगा, यहाँ उसकी लेखा नहीं की जाएगी। और क्लोजिंग कैश बैलेंस है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न से संबंधित भी जो भी बातें थी हमने उन सारी बातों का लेखा कर दिया है। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसमें ओवरऑल इनकम हो रहा है या एक्सेस हमारा इनकम है या एक्सपेंडिचर। इधर हम लोग देखते हैं तो टोटल है 700, 9, 3, 12, 4, 16, 4, 20, यानी कि इनकम साइड का टोटल है 20,700 रुपये। और इधर 14, 16, 17, यानी कि देखने से हमें लग रहा है कि इधर का टोटल ही अधिक है, तो जिधर का टोटल अधिक है उसको पहले हम लोग जोड़ के लिख देंगे। लिख दिया है। अब इस 20,700 में इधर का टोटल हम लोगों ने मैं देख रहा हूं 5, 5, 10 के शून्य, हाथ में 1, 6, 9, 15, 6, 21, 3, 24, 25 और 7, 32 के 2, हाथ में 3, 14, 3, 17, 2, 19 और 1, 20, यानी कि जो डिफरेंस बच रहा है वो 500 रुपये बच रहा है। तो इसे हम लोग लिखेंगे टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। जो डिफरेंस बचा 500 वो लिख दिए। यहाँ पर टू सरप्लस भी लिख सकते हैं हम लोग, या फिर टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अगर डिफरेंस हमारा इधर आता तो इसको लिखते बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो बच्चों इस प्रश्न में जो भी बातें थी हमने एक-एक आइटम्स का इसमें समझाने का प्रयास किया और
हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को जो भी बातें मैं बताया हूँ वो पूरे ध्यान से आप लोगों ने सुना और इसे समझने का प्रयास किया होगा। इस तरह से आप जो अन्य क्वेश्चंस हैं रिसीट और पेमेंट अकाउंट से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का, उसे आप हल करने का प्रयास इसी तरह से कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। जेट और अन्य बोर्ड्स में इसमें एक क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछा जाता है रिसीट और पेमेंट अकाउंट से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से संबंधित लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो 6 से 7 मार्क्स का होता है। इस तरह से हम लोग इसको बनाने का प्रयास इस प्रश्न को करेंगे और हमें विश्वास है कि आगे के जो प्रश्न हैं उसका आप भी नियमित रूप से अभ्यास करेंगे। अब आगे का जो इसमें टॉपिक होगा वह बचता है बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विथ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की भी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। फिलहाल आप लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उसे बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।